आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो फ्रेंड्स, रेडियो सबरंग से मैं रमनी श्याम हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। हिंदी सिनेमा का एक काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। दोस्तों, देश वही है, धरती भी वही है। बस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस दौर में ज़रूरत है समय के साथ आगे बढ़ने की और ये समझने की कि फसलों के साथ साथ अगर किसानों और उनके परिवारों का भी ध्यान रखा जाए तो देश की जड़ें और भी मजबूत होती जाएंगी। आज हमारी मुलाकात हुई ऐसी ही सोच रखने वाले एक शख्सियत अमित वर्मा जी से, जो कि शिप्रा सन सिटी गाजियाबाद के रेजिडेंट हैं। बाय प्रोफेशन ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। जर्मनी में जॉब कर रहे थे कि अपने देश की मिट्टी इन्हें वापस खींच लाई और अपने तकनीकी ज्ञान को किसानों के हित में इस्तेमाल करने में ये जुट गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें डाइवर्सिफिकेशन के लिए कई अवार्ड्स देकर सम्मानित भी किया है। आइए उनकी इस जर्नी के बारे में उनसे ही सुनते हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। मैं सभी श्रोताओं का आभार करता हूँ और श्याम जी आपका भी कि आपने सबरंग इस रेडियो चैनल पर हम लोगों को मौका दिया अपनी बात रखने का। अमित जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज के समय में कृषि खेती कम ही लोग करना चाहते हैं और एजुकेटेड लोग तो शायद बिल्कुल भी नहीं। ऐसे समय में आपने खुद को खेती किसानी से कैसे जोड़ा? अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये बात बिल्कुल सच है कि लोग आज की तारीख में खेती को उस नज़र से नहीं देखते और ये बात है कि खेती को कैसे फायदे में किया जाए। ये कोरोना के टाइम की बात है। तब हमने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली कि आपदा में भी अवसर हो सकता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि आखिर एक टीम बनाई और टीम बना के हमने ये सर्वे करने की कोशिश की। कोरोना के काल में छोटी छोटी मीटिंग्स भी की। हमने करीब 1200 मीटिंग्स की जिस समय लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। अच्छा। और वहाँ हमने देखा कि आखिर किसान को प्रॉब्लम क्या है। तो समस्याएं उसमें इस तरह की थी कि उसके पास स्टोरेज नहीं था, वो क्लस्टर में फार्मिंग नहीं कर रहा था, डाइवर्सिफिकेशन जिसको विविधीकरण कहते हैं वो पूरी तरह से मिसिंग था। बचपन में हमारे घर में छोटे छोटे स्टोरेज होते थे, अभी वो स्टोरेज गायब हो गए पूरी तरह से। हाँ जी। तो स्टोरेज की एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी चीज क्लस्टर फार्मिंग नहीं थी। क्लस्टर फार्मिंग का मतलब है कि पहले किसान थोड़ी थोड़ी खेती अपने घर में खाने के लिए भी करता था और सारे किसान करते थे। तो जब काफी लोग समूह में एक जैसा काम करे तो वो क्लस्टर फार्मिंग है। आज क्लस्टर के नाम पे गेहूं चावल और गन्ना ही रह गया है। अच्छा। तो उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। डाइवर्सिफिकेशन बोले तो किसान ने मिलेट उगाना, मक्का उगाना, दलहन तिलहन तिल जैसी चीजें उगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। मशरूम आंवला सारी चीज। तो इन चीजों का इतना अभाव था। और दूसरी चीज, किसान उगाने को तो कुछ भी तैयार था। मतलब एक दाने से वो 1000 दाने उगा सकता है, लेकिन बाजार तक ले जाने की उसको जो नॉलेज है, वो जो फॉरवर्ड लिंकेज थी वो बिल्कुल मिसिंग है। यानी कि लोकल मार्केट में उसका प्रोड्यूस कैसे बिकेगा ये जानकारी उसको बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने। लेकिन खेती के लिए आपने रामपुर जैसी छोटी जगह ही क्यों चुनी? क्योंकि रामपुर मेरी जन्मभूमि है और शुरू से आना जाना रहा है वहाँ। तो उस समय तो हम लोगों का कभी खेती की तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन जब मौका मिला और गांव गए तो वहाँ देखा कि शहरों में लोग घरों में बंद थे और डर रहे थे कि, और वहाँ हमने देखा कि लोग बिंदास घूम रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और देखा कि जो खेती किसानी करने वाले लोग थे वो उस तरह से घूम रहे थे कि कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो बाद में पता चला कि इम्यूनिटी बूस्टर और ये हार्ड वर्क जो करते हैं इससे इनका शरीर इतना मजबूत है कि कोरोना जैसी बीमारी इनके ऊपर असर नहीं डाल सकती। तो लगा कि क्यों ना इस जगह में ही कुछ करना चाहिए और इन सबको साथ लेकर कुछ ऐसा करके आगे लाएं जो इनका भी भला करे और देश में कुछ एक मैसेज जाए कि ये भी संभव हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तभी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो होती नहीं है, उनको क्रिएट करना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही मौके पे किसानों के लिए सोचा, देश के लिए सोचा। ये तो एक बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन लोकल किसानों से जुड़ने में आपको दिक्कतें तो जरूर आई होंगी। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने
क्या हुआ कि जब हम लोग ग्रुप बना के गांव में जाते थे, तो क्योंकि 20 साल मैं गांव से बिल्कुल कट ऑफ में था, तो अच्छा किसानों के साथ बहुत सारे लोगों ने काफ़ी गलत भी किया है। तो वो आसानी से भरोसा नहीं करते, वो बहुत समझदार हैं और सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, ऐसी चीज़ पैदा करते हैं जो इस देश दुनिया में तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी लाइफ की। इसको सुबह से शाम तक हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहली बार जब हम गए तो किसानों ने हमारा विरोध किया, इवन कई जगह झगड़े भी हुए और हमको भगा भी दिया, और उनका कहना था कि ये जीन्स कोट वाले लोग हमारा भला नहीं कर सकते। अच्छा। तो पहले साल में करीब 120 मीटिंग करने के बाद, छोटी छोटी 4-5 लोगों की मीटिंग थी क्योंकि उस समय समूह में नहीं खड़े हो सकते थे, तो 4 किसान सिर्फ हमारे साथ आए और उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये 2 बीघा जमीन मैं तुम्हें दूंगा, जो करना है करो, नहीं हुआ तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो 4 किसानों ने जो विश्वास दिखाया वो आज करीब 15,000 किसानों तक पहुंच गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि छोटे से समय में आपने काफी सारे किसानों का विश्वास जीत लिया। तो शुरू में इसमें उनको तकनीकें जो आपने नई सिखाई होंगी, तो वो सीखने के लिए तैयार थे या अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीके पे ही चलना चाह रहे थे? नहीं, उन पर हम लोगों ने काफी मेहनत की क्योंकि हमारे लिए एसिड टेस्ट जैसा था। हमें लगता था कि अगर इन 4 में हम फेल हो गए तो बाकी लोगों का विश्वास हम नहीं जीत पाएंगे। तो हम लोग खुद उसमें लगे और ये हमें पता था कि अपने हाथ से हम खेती तो नहीं कर पाएंगे, तो अपने सुपरविजन में हमने उनसे कराया, जिसमें हमने मिलेट उगाया, जिसमें हमने उनसे मशरूम उगाया। क्योंकि मैंने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोग 365 डेज और 12 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन किसान को टाइम बचता है, तो वो उस टाइम का भी हमने यूटिलाइज किया। हमने बताया कि इस खाली टाइम में आप मशरूम बो सकते हैं। और जब 3-4 महीने बाद जब रिजल्ट आया और उसको एक अच्छा पैसा मिलने लगा, तो किसान माउथ पब्लिसिटी पे बहुत विश्वास करता है। तो जो वो 4 से पहले 40 हुए, 40 से फिर 400 हो गए। तो ये विश्वास तभी आया जब हमने उनको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए और उनकी इनकम बढ़ाई। दूसरी चीज, हमने उनके खर्च भी कम किए। अच्छा। उनको गवर्नमेंट से मिलने वाले कुछ इक्विपमेंट्स थे जो उनको क्लस्टर में दिए, तो उनका बहुत कम उनसे किराया लिया। और केमिकल डालने के लिए हमने उनको मना किया, तो उन्होंने और नेचुरल और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया। तो जब खर्चा बचा, वो पैसा उनकी पॉकेट में गया, तो कहीं ना कहीं उनकी आय बढ़ी। तो उनको भरोसा हुआ कि शायद ये लोग सही बता रहे हैं। उसमें तो कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, फिर ग्रुप बना के व्हाट्सएप करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब काम किया और धीरे धीरे उसका परिणाम आज सबके सामने है। अमित जी, कोरोना काल में जहां लोगों की फाइनेंशियल हालत डगमगा गई, कामकाज भी रुक गए, ऐसे में आपने हमारे देश के मुख्य तबका जो कि किसानों का है, उनके बारे में सोचा और उनके लिए काम किया। ये वाकई एक बड़ी बात है। जी, जब ये निर्णय लिया जाने का मैंने गांव, तब एक न्यूज़ मैं सुन रहा था कि किस तरह से एग्रीकल्चर जब सारी इंडस्ट्री डाउन थी और सभी की शेयर मार्केट भी डाउन थी, एग्रीकल्चर 50% ग्रोथ के साथ डटा हुआ खड़ा था। और ये लगा कि जीडीपी में बहुत इसका अहम रोल हो सकता है। ये बात हमेशा दिमाग में रही। और जब वहाँ गए तो सबसे पहले हमने लोगों को यही समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से एग्रीकल्चर इस देश की और समाज की और आपकी दशा और दिशा बदल सकता है। और सबसे पहले इसमें लोगों को समझाने के लिए हमें एक टीम बनानी थी। और टीम बनाने के दौरान मैंने कुछ किताबें पढ़ी, तो उसमें था कि किस तरह से टीम के साथ काम करना है। तो हमने 3T पे काम किया, जिसमें टुगेदरनेस, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी थी। तो इन तीनों के साथ जब हमने काम किया तो किसानों को हम इस बात को समझाने में कामयाब हुए कि हम लोग, अगर वो हमारी बात समझें, तो हम उनकी और इस देश की दशा बदल सकते हैं। आपका ये 3T का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से सभी जगह बड़ा काम आएगा। 3T 3R तो सुना था, पर 3T पहली बार सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आपके प्रोफाइल में मैंने पढ़ा है कि आपने संवर्धन, साइलो और सोलर कोल्ड स्टोरेज, ये शब्द मेरे लिए नए हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। संवर्धन की कहानी से पहले वो आहार से उपचार था। और हुआ क्या है कि जब हम लोग गांव में जाते थे कई बार नदी के किनारे घूमने, उस समय मन में ये नहीं था कि कुछ करना है, तो हम देखते थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स कोरोना काल में मारे गए थे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अजीब तरह के बड़े थे, जिसमें किसी का सर बड़ा था, किसी का वेट बहुत कम था। तो पता चला कि ये कुपोषण है। हमने जाना कि कुपोषण क्या है, देखा तो कुपोषण सिर्फ एक डेफिशिएंसी है। नॉर्मली उसको खाना और वो पोषण ना मिले लंबे समय तक, तो ये एक
डेफिशिएंसी बन जाती है, जिसको बाजार में लोग बीमारी बताकर दवाइयां देते हैं। तो जाना कि ये दूर कैसे हो सकती है, तो बाजार में बहुत सारी दवाएं और प्रोडक्ट थे, लेकिन ये देखा कि ये पहले तो कभी नहीं होती थी। फिर देखा कि कहाँ कमी थी, उस कमी को दूर किया और किसानों को हमने समझाया कि अगर हम मिलेट्स, दालें और मशरूम, इस तरह की चीजें अगर अपने खेत में बोना शुरू कर दें और खिलाएं, तो जितना भी पोषण लुप्त हो गया है वो आपको और इन बच्चों को मिल जाएगा। और ये स्कीम लेकर हम, हमारे डीएम थे अंजनी कुमार सिंह, जो वर्तमान अभी कमिश्नर मुरादाबाद हैं, उनसे हमने कहा कि सर, तो ये इस पर हम काम करना चाहते हैं। तो बोले कि इसके काम करने के लिए पहले आपको कोई कंपनी बनानी पड़ेगी। अच्छा। और उन्होंने सजेस्ट किया कि एक एफपीसी आई हुई है आजकल, उसको समझो और उसको समझो। और हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा कि उसमें बहुत स्कोप था। और उन्होंने एक बच्चे पर हमें ये एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया, और वो बच्चा काफी कमजोर था। उसको हमारे देश के प्रदेश के मंत्री जी ने गोद भी लिया हुआ था, और उस समय एक मुहिम चल रही थी कि जो मेरा बच्चा खाएगा वही मैं इसको खिलाऊंगा। अच्छा। तो उससे ठीक नहीं हो पाया। तो जब हम लोगों ने उसको ये नेचुरल चीजें दी, जिसमें आंवला जूस था, जिसमें ब्लैक व्हीट था, जिसमें मिलेट्स थे, थोड़ा ड्राई फ्रूट भी था और जैगरी था, तो देखा कि वो बच्चे में पहले हफ्ते में कुछ बदलाव आए, और ठीक 1 महीने में वो बच्चा खाना मांगने लगा, जबकि वो खाते ही उल्टी कर दिया करता था। अच्छा। तो जब ये परिवर्तन आया तो उन्होंने हमें फिर 4 से 16, फिर 24, फिर 400, 2000, और फिर आज हम इसी क्रम में करीब 3 लाख बच्चों को, एनीमिक लड़कियों को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को और लैक्टेटिंग मदर्स को ठीक कर चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सारे प्रोडक्ट किसान के खेत से आते हैं, हम सिर्फ प्रोसेस करते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट देते हुए उन्हीं के परिवार को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। और उन कुपोषित बच्चों को जब ये फूड जाता है तो 3 महीने में वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है अमित जी कि हमारे देश में आप जैसे सोच रखने वाले लोग भी हैं, जो गांव में रहने वाले कुपोषित बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज हम लोग तो अपने देश में शहर के बच्चों को ही नहीं सोच पाते, आप गाँव के बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। ये जानना चाहूंगी अमित जी कि सोलर कोल्ड स्टोरेज क्या चीज है और इसका ख्याल आपके मन में कैसे आया? ये घटना हुई हमारे साथ कि एक दिन हम लोग, जब कंपनी हमारी थोड़ी बन गई थी तो बैठने की जगह हमने बना ली थी, तो वहाँ एक बार ट्रॉली में भर के एक फार्मर आ रहा था, टमाटर लेके आ रहा था। तो रुका और बोला कि मुझे यहाँ टमाटर फेंकना है, मैं फेंक सकता हूँ। तो हमने कहा फेंक क्यों रहे हो? तो बोला कि इसका रेट ₹1.80 बिक रहा है और मेरी लागत ही इस पे करीब 7-8 रुपए आई है। तो हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो हमने कहा कि तुम ये हमें दे सकते हो, और वो हमें दे गया। अच्छा। देने के बाद सोचा इसको रखेंगे कैसे, तो उस समय तो हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आया। फिर हमने सोचा कि घर में कैसे करते हैं, तो देखा कि हर घर में एक फ्रिज होता है। तो किसान का फ्रिज है सोलर कोल्ड स्टोरेज। अच्छा। जो मिसिंग था, और हमने उस टमाटर को भी खराब नहीं होने दिया, और तुरंत एक कंटेनर सोलर कोल्ड लेके और एक एसी लेके हमने 7-8 दिन में एक कोल्ड स्टोर बनाया, और उस टमाटर को करीब 2 महीने हम रख पाए। अच्छा। और वो टमाटर को जो कुछ लगा कि ये खराब होने वाले हैं, उनको एक सोलर ड्रायर बनाया, और ड्रायर बना के उसका ड्राई किया, फिर मिक्सी में पाउडर बनाया, और पाउडर बना के सूप बना के बाजार में बेच दिया। अरे वाह। और उन जगह बेचा जहाँ बैंक्वेट हॉल थे, जहाँ होटल थे, जहाँ छोटे छोटे होटल्स थे। और वो सूप हमारा बिका 600 रुपए केजी। अरे वाह। तो उस किसान को हमने जब 20 रुपए दिए वापस, हाँ। तो हैरान था कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल, उसे तो प्रॉफिट ही डबल। जी, फिर उसको लगा कि ऐसा एक छोटा स्टोरेज मेरे खेत पर भी होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने किसानों के ग्रुप में करीब 4 से 5 जगह छोटे छोटे किसानों के फ्रिज यानी कि कोल्ड स्टोरेज बना दिए हैं। तो वो अपनी फसल को 2 महीने तक उसमें रख पाते हैं, और जब अच्छी कीमत मिलती है तो बाजार में बेच देते हैं। तो स्टोरेज का आइडिया वहां से आया। तो बहुत ही अच्छा ख्याल है, क्योंकि कई सामान मैंने कई जगह पढ़ा है, गेहूं खराब हो गया था। तो ये ख्याल आप, मतलब ये अपनी सोच आप रामपुर तक ही सीमित रखना चाहेंगे या आगे भी देश के कई हिस्सों तक इस चीज को बढ़ाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमने शुरुआत की थी अपने जिले से, और ये मुहिम धीरे धीरे कृषि विभाग ने हमारा सहयोग किया, हॉर्टिकल्चर ने, और इसके लिए काफी योजनाओं में भी हमने देखा। तो सोलर कोल्ड स्टोरेज भी हमने बनाया, और एक मोबाइल सोलर कोल्ड स्टोरेज हमने बनाया। अच्छा। जिसका कि हमारे जिले में मीडिया ने बहुत सहयोग दिया। और ये एक अपने आप में अनोखी चीज थी कि अभी तक तो फ्रिज स्टेशनरी था, और ये मूव कर सकता था, क्योंकि किसान को बेचने जाना होता है और मंडियों में उसके साथ बड़ा शोषण होता है। तो अब वो शोषण जब नहीं हो रहा है और वो उसको 2 महीने तक उसमें मशीन में रख सकता है,
तो उसको एक अच्छी कीमत मिल जाती है। जब ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को पता चली तो उन्होंने खुद लखनऊ बुलाकर इसका इनॉग्रेशन किया। अरे वाह। और उसके बाद अब पूरे यूपी में हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और अंडे का की तरह ट्रांसपोर्ट में भी यूज हो रहा है। जो केला किसान के खेत से एयरपोर्ट जाता है उसमें हम उसका यूज कर रहे हैं और हम खुद भी उसको मशरूम कल्टीवेशन में भी यूज कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मोबाइल कोल्ड स्टोरेज या मोबाइल सोलर स्टोरेज आपने बनाए हैं और देश को एक नई दिशा दी है। आप जैसे इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करके एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो ये आज के युवाओं के लिए तो बहुत ही प्रेरणा की बात है। मैं आपसे बस ये और पूछना चाहूँगी अमित जी, आपके पास इतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ये साइलो शब्द मुझे समझ में नहीं आया जो मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा था। हाँ, साइलो शब्द कोई नया नहीं है। पहले कोटी भाणी और रमदा और छोटे छोटे मिट्टी के स्टोरेज हुआ करते थे, क्योंकि हमारी एजुकेशन इंजीनियरिंग थी तो और जो एजुकेशन और उससे संस्कार और जो अनुभव मिला तो उसमें देखा कि कैसे नई टेक्नोलॉजी को हम खेती में और किसानों के साथ इंक्रोपोरेट करें, क्योंकि स्टोरेज में चूहों का बहुत नुकसान होता है, सीलन से खराब हो जाता है। तो साइलो एक आधुनिक वर्जन है स्टोरेज का जो जमीन से कुछ ऊपर होता है। जैसे हमारे वर्टिकल हाउसेस होते हैं ऐसी एक वर्टिकल स्टोरेज है। बस इसमें अच्छा है कि मेहनत कम लगती है, ऑटोमेटिकली जैसे फ्लाइट में सामान चला जाता है, आपका अनाज चला जाता है और जितनी जरूरत है उसको निकाल लेते हैं। अच्छा। और ह्यूमिडिटी और जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सब से ये बचा रहता है और किसान मिलकर इसमें अपना अनाज रखते हैं और जब बाजार में कीमत बढ़ती है तो सहमति से बेच देते हैं, तो उनका फायदा भी इसमें होता है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि जमीन से ऊपर रहता है तो कोई भी इंसेक्ट और कीड़े मकोड़े नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते और मॉइस्चर भी नहीं आ सकता। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग होती कैसे होगी? देखिए, जब हमने एक एफपीसी का गठन किया, यानी कि रामपुर कृषक उसका ब्रांड नेम है, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसमें किसान सीधा हिस्सेदार हो, जिससे उसको भी जो भी सामान बिके उसको हिस्सा मिल सके। तो इसमें सभी स्टार्टिंग में सहयोग करते हैं, जो सदस्य हैं वो भी अपना इसमें पैसा लगाते हैं और जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने भी अपना पैसा लगाया। तो पहले स्टार्टिंग हमने खुद अपने पैसे से की और जब हमारा संवर्धन प्रोजेक्ट धीरे धीरे फेमस हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको एक पहचान दी और हमारे डीएम ने जब इसको प्रेजेंट किया चीफ सेक्रेटरी वर्तमान में दुर्गा शंकर मिश्रा जी के सामने, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है और ये पूरे प्रदेश में होना चाहिए कि 20 से 25 रुपए में एक बच्चे की जान बच रही है। तो जब ये चीज सुनी नाबार्ड ने, तो नाबार्ड ने हमें इनिशियली फंडिंग की, जिससे कि हमारा ये प्रोजेक्ट बड़ा हो पाया। अमित जी, इन उत्तम तकनीकों और कई तरह के किसानों के हित के काम के लिए आपको कई तरह के पुरस्कार मिले, सम्मान मिला और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से सराहना और अवार्ड भी मिला। ये तो हम पेपर में पढ़ते ही आए हैं, पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सब मिलने के बाद आपके परिवार की खुशी का तो माहौल ही अलग होता होगा, परिवार की खुशी का माहौल ही अलग होता होगा। जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तब अवार्ड कहीं भी हम लोगों के दिमाग में नहीं थे। हम सिर्फ एक जुनून के साथ काम कर रहे थे कि कुछ बदलाव आना चाहिए, कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और युवा जब इसमें आए तो लोगों ने जिस तरह से सहयोग दिया तो लगा कि कुछ परिवर्तन हम लोग भी कर सकते हैं। और इसमें अवार्ड, जैसे सबसे पहले जब ये परिवर्तन हमने करने शुरू किए तो आईसीआर हैदराबाद जो ने हमें ये पहचाना, तो इंडियन एग्रीकल्चर की सबसे रिसर्च सबसे बड़ी संस्था है, तो आईसीआर हैदराबाद ने हमें बेस्ट इमर्जिंग एफपीसी का अवार्ड दिया, क्योंकि एफपीसी ही हमारी कंपनी है। अच्छा। तो 2021 में उन्होंने बेस्ट इमर्जिंग एफपीसी का हम लोगों को अवार्ड दिया। जब वो हैदराबाद ने अवार्ड दिया तो बाकी और स्टेट की और मन की आंखें खुली कि आखिर ऐसा वो लोग क्या कर रहे हैं। और संवर्धन के लिए चीफ सेक्रेटरी सर ने ये पूरे प्रदेश में मीटिंग की सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ कि इसको पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए। तो हमारे महामहिम गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, हम लोगों को इस अच्छे कार्य के लिए पहले सम्मानित किया और उसके बाद प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को संवर्धन के लिए और डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर के लिए प्रदेश में प्रथम पुरस्कार दिया। और आपको एक अच्छी बात बताएं कि अब ये देश और विदेश तक ये पहुंच गया है, क्योंकि
हमने यहाँ का नहीं, हमने उज्बेकिस्तान जैसी कंट्री में भी लोगों का कुपोषण दूर किया है। तो हमारा ध्यान जीडीपी पर भी है कि कैसे हम जीडीपी में अपना योगदान दें। तो हम लोग धीरे धीरे उस तरह भी कदम बढ़ा रहे हैं। तो संवर्धन की उपयोगिता देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल 22 अप्रैल को गुड गवर्नेंस के लिए एक अवार्ड देते हैं। ये अवार्ड टीम का होता है और जिले का होता है। अच्छा। तो हमारे डीएम डेफिनेटली इसमें फ्रंट पे रहते हैं। तो उसमें टोटल हमारे देश में 715 एंट्री आई हैं और उस एंट्री में हमने प्रतिभाग किया है और वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद उसमें भी हमें कोई अच्छी खबर सुनने मिलेगी। जरूर अमित जी, बिल्कुल आपके इतने नेक कामों के लिए आपको आगे प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन के रूप में अवार्ड क्या आगे और भी सम्मान देंगे। हम लोग सब आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। तो इस तरह से अवार्ड और इन सब कार्यों में परिवार, माता पिता, बच्चों का और समाज में सारे दोस्तों का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस जुनून के साथ हमने काम किया तो सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो अवार्ड सिर्फ हमारा या एफपीसी का नहीं है, ये उन सबको ही समर्पित है जिन्होंने हमारे साथ यहाँ तक पहुंचने में हमारा सहयोग दिया है। बिल्कुल अमित जी, अवार्ड तो एक प्रोत्साहन की तरह होता है जो आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलेट्स को आप अपनी लाइफ में यूज कीजिए क्योंकि वो केमिकल रहित है और किसान के लिए बहुत फायदे की चीज है और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे की चीज है। अमित जी, आपके साथ हुए इस कॉन्वर्सेशन को सुनकर आज की जनरेशन जरूर कहेगी कि पहले जाते थे रास्ते गांव से शहर की ओर, अब तो सुकून और मंजिलें गांव में भी मिल जाती हैं। धन्यवाद अमित जी। देश के उज्जवल भविष्य और आपके एफर्ट्स के लिए रेडियो सबरंग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।